हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम भारत की नागरिकता को कैसे ग्रहण करें डिस्कस कर रहे थे। और जैसा कि आप लोग को अब पता हो गया होगा कि भारत की नागरिकता को ग्रहण करने के लिए जो प्रोसेस है वो हमारे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में मेंशन्ड है। और क्वेश्चन आता है कि भारत की नागरिकता को ग्रहण करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो कहाँ मेंशन्ड है। तो आंसर होगा हमारे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में मेंशन्ड है। कभी भूल कर भी जवाब मत दीजिएगा कि हमारे संविधान में मेंशन्ड है, क्योंकि भारत की नागरिकता को ग्रहण करने का जो तरीका है वो हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। हाँ, हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार पार्लियामेंट ने, संसद ने इस लॉ को बनाया है जिसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्योंकि आर्टिकल 11 पावर्स यानी शक्ति प्रोवाइड करती है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए नागरिकता पर, इसीलिए पार्लियामेंट ने नागरिकता पर लॉ बनाया है। और जो वो प्रोसेस है भारत की नागरिकता को ग्रहण करने का, उसमें से हमने 4 को डिस्कस कर लिया है और बचा शेष 1 को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी कि अर्जित क्षेत्र के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे ग्रहण करें। ओके, तो चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी कि अर्जित क्षेत्र के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे ग्रहण करें। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर किया जाता है, अर्जित किया जाता है, तो वहाँ पे जो सिटीजन रह रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे इंडिया के नागरिक बन जाते हैं। बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक डेट रिलीज करनी होती है और उसमें मेंशन किया गया होता है कि इस डेट से लेकर, यानी कि इस डेट से पीछे, मान लीजिए कि कोई टेरिटरी है और 26 जनवरी 2023 को एक्वायर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो हम कह देंगे कि इस डेट के पीछे, यानी इस डेट से लेकर पीछे जितने भी सिटीजन उस टेरिटरी में रह रहे होते हैं उनको हम भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर किया जाता है तो वहाँ के जो नागरिक होंगे वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाएंगे। बस दैट्स ऑल। और अब हमने भारत की नागरिकता को ग्रहण करने के जितने भी प्रोसेस थे हमने डिस्कस कर रखा है। अब हम देखेंगे PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड NRI नॉन रेसिडेंट इंडिया। तो कहने का मतलब है कि जो PIO हैं वो किसे हम PIO कहते हैं, किसे हम OCI कहते हैं, किसे हम NRI कहते हैं, तो ये देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे भारत की नागरिकता को त्यागने का जो प्रोसेस है, यानी कि कोई सिटीजन है वो किसी दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है और किस केस में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भारत की नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे PIO, OCI एंड NRI। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं PIO से। PIO का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हम किसे कहते हैं? जैसे कि कोई व्यक्ति है वो अमेरिका में रह रहा है, उसके पास अमेरिका की
नागरिकता है। मान लीजिए जॉन नाम का कोई व्यक्ति है और ये अमेरिका का नागरिक है। कहाँ का नागरिक है? तो अमेरिका का नागरिक है और यह एक बड़ा बिजनेसमैन है और यह इन्वेस्टमेंट करता है। और मान लीजिए कि इसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कराना है। ओके, तो ऑप्शन इसके पास है, एक है इंडिया और एक है चाइना। तो ये चाहे तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चाहे तो चाइना में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन हम इसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजबूर कर देंगे। वो कैसे मजबूर कर देंगे? तो आइए देखते हैं। ये जो जॉन है, जॉन के पेरेंट्स जो हैं वो किसी समय भारत के नागरिक हुआ करते थे, ठीक, या फिर जॉन खुद भारत का नागरिक पहले था, या फिर जॉन के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो दादा दादी हैं, वो भी कभी इंडिया के सिटीजन हुआ करते थे। अगर इस तरह का कोई भी कनेक्शन इस जॉन का हमारे इंडिया से है तो इस जॉन को हम कहेंगे PIO। अब इंडिया ने बोला हेलो जॉन यू आर PIO, तो जॉन ने बोला व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हो? तो इंडिया ने बोला देखो ऐसा है कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर्स थे वो हमारे इंडिया के सिटीजन थे, तो जो तुम्हारा कनेक्शन है, ब्लड का कनेक्शन है जॉन भाई, वो इंडिया का है। जो तुम्हारा ओरिजिन है वो कहाँ से है? इंडिया से है। तो इसीलिए हम तुमको PIO कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो जॉन ने बोला तो फिर, तो इंडिया ने कहा देखो अगर हम तुम्हें PIO कार्ड देंगे और उस कार्ड के थ्रू तुम हमारे इंडिया में 6 टाइम, कितने टाइम? 6 टाइम्स, यानी कि 6 बार तुम विदाउट वीज़ा पासपोर्ट इंडिया में आ सकते हो और जा सकते हो। तो जॉन ने बोला अरे वाह। फिर इंडिया ने बोला इतना ही नहीं, अगर तुम PIO कार्ड लेते हो और PIO कार्ड के साथ इंडिया आते हो तो आपको टैक्स में कंसेशन मिलेगा, छूट मिलेगा। बोला वाह क्या बात है। फिर उसके बाद हमने बोला टैक्स में छूट ही नहीं, उसके बाद जो चिल्ड्रेन होंगे, जो बच्चे होंगे आपको, उनको भी एडमिशन के टाइम इंस्टीट्यूट में छूट मिलेगी। तो बोला वाह तब तो बहुत अच्छी बात है। तो जब इतना चीज़ हमने PIO के थ्रू जॉन को देंगे तो क्या ये चाइना में इन्वेस्टमेंट करने जाएगा? तो कोई भी नहीं जाएगा, तो वो फिर इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो हमने क्या किया कि इमोशनली अटैक किया। किस पे अटैक किया? जॉन पे। अब जॉन बोलेगा अरे यार मेरे तो दादा दादी इंडिया ही के थे, मैं इंडिया जाऊंगा, मैं वहीं पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। ओके, तो ये था तरीका और हमने इसे PIO का नाम दिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और उसके बाद ये लोग इंडिया में आते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, जिससे हमारे भारत की जो बेरोजगारी थी वो थोड़ा सुधरी और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ा। तो इसके पीछे ये कारण था PIO कहने का और PIO कार्ड देने का। अब हम बात करेंगे OCI कौन होते हैं। तो जैसे कि ये जॉन था, मान लो जॉन का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, तो हमने जॉन से बोला हेलो जॉन, तुम्हारा जन्म महाराष्ट्र में हुआ था इसलिए हम तुमको PIO कहेंगे और इसके थ्रू हम लोग तुम्हें ये फैसिलिटी देंगे। तो एक सोमालिया का बंदा आया और इंडिया से बोला कि हेलो सर। बोला हाँ। इंडिया बोला क्या बात है? बोला मेरा भी जन्म गुजरात में हुआ है। बोला गुजरात में हुआ है तो फिर मैं क्या करूं? बोला मुझे भी चाहिए PIO कार्ड। तो बोला अच्छा। तो कहा हाँ। तो फिर क्या हुआ कि हम लोगों को PIO कार्ड उन्हें भी देना पड़ा। लेकिन जब PIO कार्ड सारे कंट्रीज़ को हम देने लगे तो फिर उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो अमीर कंट्रीज़ थे, जो अमीर देश थे, क्योंकि हमारा तो उसके पीछे जो मोटिव था वो था इन्वेस्टमेंट। अब ये जो गरीब देश हैं वो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे भारत में? नहीं कर पाएंगे। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि एक काम करते हैं कि जितने भी अमीर देश हैं उनका हम एक समूह बनाते हैं और उसके बाद वहाँ के जो सिटीजन आएंगे उसे हम OCI कहेंगे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फिर उसके बाद हमने 16 देशों का एक समूह बनाया। एक मिनट, इसे हम रफ कर देते हैं, उसके बाद OCI देखते हैं। समझ गए होंगे PIO क्या है। अब OCI, अगर हम OCI की बात करें तो इसे बोलते हैं ओवरसीज
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, इसमें क्या है कि कुल 16 देशों का समूह है, क्योंकि जब पीआईओ हमने बनाया तो उसमें सारे जो कंट्रीज थे वो भी आते थे, कहते थे मेरे पिता का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ तो मेरे 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 दादा दादी का जन्म बिहार में हुआ, ऐसे करके करके पूरे सारे कंट्री के सिटीजन आते थे और पीआईओ कार्ड की डिमांड करते थे और फिर हमें देना पड़ता था। तो फिर हमने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि उसने एक OCI बनाया और उसके बाद इसमें 16 देशों को जोड़ दिया। और फिर वो 16 देश ऐसे थे जो कि इकोनॉमिकली क्या थे, रिच थे, यानी कि हमने अमीर देशों का एक समूह बनाया जिसमें 16 कंट्रीज थे। और उसके बाद इन्हें हम OCI कहें और इसके थ्रू हमने क्या किया कि जो सिटीजन OCI जो सिटीजन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे उनको हम भारत में आने के लिए यानी लाइफ टाइम वीज़ा पासपोर्ट देंगे, यानी कि उनको लाइफ टाइम वो भारत में आ सकते हैं और जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उनको लाइफ टाइम के लिए हमने पासपोर्ट वीज़ा दे दिया। ओके, और फिर जो टैक्स की बात है, टैक्स में इनको अधिक छूट मिला उस पीआईओ कार्ड के कंपैरिजन में। और फिर उनके जो चिल्ड्रेन थे, जो बच्चे थे, उनको एट द टाइम ऑफ एडमिशन यानी कि एडमिशन के समय उनके फीस में क्या किया गया, तो बेनिफिट मिला उसमें भी। तो कुल मिला के पीआईओ के कंपैरिजन में OCI को ज़्यादा हमने बेनिफिट दिया, उनको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की ताकि वो हमारे इंडिया में आएँ और इन्वेस्टमेंट कर सके। ओके, तो ये था पीआईओ और OCI। अब हम बात करते हैं NRI की। तो NRI वो होते हैं जो जिनके पास भारत की नागरिकता होती है, वो भारत में न रहकर भारत से बाहर यानी कि विदेश में रहते हैं, तो उनको हम NRI कहते हैं। और ये जो NRI होते हैं ये वोट दे सकते हैं। अगर वोट देने की बात की जाए पीआईओ, OCI एंड NRI में, तो वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ NRI के पास होता है। पीआईओ, OCI के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो किसके पास वोट देने का अधिकार होता है, तो सिर्फ और सिर्फ NRI, जिससे नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को पीआईओ, OCI एंड NRI में अंतर समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, वेट। और हमने आज देखा सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि अर्जित क्षेत्र के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे ग्रहण करें, और हमने देख लिया है। उसके बाद हमने पीआईओ, OCI एंड NRI देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम भारत की नागरिकता का त्याग कैसे करें। मान लीजिए किसी को भारत की नागरिकता को छोड़ना है तो वो कैसे छोड़े, और फिर किस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सिटीजन की नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके पहले हम CAA देख लेते हैं, CAA, क्योंकि हम नागरिकता का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जो कि CAA है, ये 2019 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी पार्लियामेंट द्वारा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, तो ये CAA का क्या प्रोसेस था, इसका क्या फंडा था। जब CAA आया तो आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्लिम जो थे ये प्रोटेस्ट करने लगे थे अगेंस्ट द CAA के। तो क्यों अगेंस्ट कर रहे थे, आज हम उस बात को जानने की कोशिश करते हैं। तो CAA में लिखा गया था कि हिंदू हैं, उसके बाद सिख, उसके बाद पर्शियन, उसके बाद बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, यानी कि मुस्लिम को छोड़कर जितने भी धर्म इंडिया में हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पर्शियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अगर वो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से आते हैं,
लेकिन 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई सिटीजन है पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का, नेपाल का, और वो इस धर्म से रिलेट करता है, यानी यह हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पर्शियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, और वो कहाँ का हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाहे अफ़गानिस्तान का हो, और इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ जाता है, तो उसे हम भारत की नागरिकता प्रोवाइड कर देंगे। तो इसमें मुस्लिम की बात नहीं की गई थी, इसीलिए जो मुस्लिम थे वो इस अमेंडमेंट एक्ट के अंगेज थे, विरोधी थे, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये इसके पीछे का कारण था। और अगर हम बात करें, अगर कोई हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पर्शियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, अगर वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से इंडिया आता है तो उसे 5 साल के अंदर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले कोई व्यक्ति बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से इंडिया में आता है तो उसे भारत की नागरिकता हम दे देंगे। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान में है, वो इस धर्म से रिलेट करता है और वो आ नहीं पाया है इस डेट से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले नहीं आ पाया है, तो उसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति इस धर्म से रिलेट रखता है और फिर वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता लेने के लिए 7 साल इंडिया में रहना पड़ता है। लेकिन CAA के अंतर्गत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत, अगर कोई सिटीजन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश का है और वो इंडिया आता है तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू वह मात्र 5 साल के अंदर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ओके, तो ये रहा CAA, और इसमें मुस्लिमों की बात नहीं की गई थी, इसीलिए मुस्लिम भाइयों द्वारा इस लॉ का विरोध किया जा रहा था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा CAA क्या है, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भारत की नागरिकता को त्यागने का जो प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और छोटों से प्यार, बड़ों का सम्मान। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।